Assalamualaikum students. You are watching Chemistry with Dr. Yusuf Zai. आज हम KPPSC केमिस्ट्री लेक्चर के पास्ट पेपर के MCQs कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। On heating, the compound formed by the interaction of ammonia and benzoic acid vapor, we get aniline, benzamide, azobenzene and diphenyl। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? अमोनिया के साथ। अगर स्टेटमेंट को देख ले तो इसके टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में अमोनिया और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन है, फिर सेकंड पार्ट में क्या है, इसको हीट अप करना है। तो यहाँ पे उसी तरह हमने लिख लिया है कि पहले ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है और फिर इसको स्लाइटली हमने हीट अप किया है। तो तभी आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो अगर यहाँ पे इस रिएक्शन को देख ले तो ये क्या है, आपके पास एसिड है और यहाँ पे ये अमोनिया क्या है, बेस है। तो ये एक तरह से एसिड बेस रिएक्शन है। एसिड बेस रिएक्शन के केस में आपके पास क्या बनता है, साल्ट बनता है। तो इस केस में कौन सा साल्ट आपके पास बनेगा, अमोनियम बेंजोएट। इस अमोनिया ने ये वाला प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन आपके पास बन गया और इसके लिए ये काउंटर आयन है, अमोनियम आयन है, इसने इसको स्टेबलाइज किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको जब आप स्लाइटली हीट अप करोगे तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, एमाइड। लेकिन इस केस में ये स्पेसिफिक जो है आपके पास एक तरह का एमाइड बन रहा है, तो वो कौन सा एमाइड है, बेंजामाइड। तो ऑप्शन में देख ले कि बेंजामाइड दिया हुआ है कि नहीं दिया। तो अगर हम ऑप्शन को देख ले तो ऑप्शन बी में ये क्या है, बेंजामाइड। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बेंजामाइड। क्वेश्चन नंबर 12, द इंटरेक्शन ऑफ अमोनिया एंड बेंजोइक एसिड। ये वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, स्लाइटली डिफरेंट है। और वो किस तरह का डिफरेंट है, फॉलोड बाय बेसिक ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास एमाइड बन रहा था उसको आपने ट्रीट किया है बेसिक ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ। तो उस केस में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म के साथ, क्या बना था, एमाइड। जो सेकंड स्टेप है बेसिक ब्रोमीन सॉल्यूशन, तो इस एमाइड को आपने बेसिक ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करना है। बेसिक मतलब कि यहाँ पे बेस होगा और ब्रोमीन ये वाला। तो इस केस में क्या होगा, ये बेस जो है या हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये इस वाले एमाइड वाले प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही नेगेटिव चार्ज या नाइट्रोजन जो है ये अटैक करेगा किस पे, ब्रोमीन पे। जब ये ब्रोमीन पे अटैक करेगा तो नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये देख ले, नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन गया। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक प्रोटॉन अभी भी है, तो बेस आके इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यही नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज होगा यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन और जब वो दोबारा कार्बन की तरफ मूव करेगा तो ये कार्बन और फिनाइल के बीच का जो बॉन्ड है ये वाला, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये फिनाइल रिंग शिफ्ट होगा किस पे, इस वाले नाइट्रोजन पे, और ब्रोमीन की यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये एक तरह से आपके पास क्या है, रीअरेंजमेंट है। और इस वाले रीअरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। सो एज ए रिजल्ट ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट आइसोसाइनेट बन रहा है और ये आइसोसाइनेट पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, इस पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा,
फर्स्ट टूवर्ड्स ऑक्सीजन, ये दोबारा कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा टूवर्ड्स नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो वही नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे, इसी वजह से ये क्या करेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपके पास क्या बनेगा, कार्बोमिक एसिड। तो इसी कार्बोमिक एसिड को अगर स्लाइटली हीट अप कर लोगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये वाला पोर्शन अगर आप इसको देख ले तो ये क्या है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे ये नाइट्रोजन ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसमें से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिजल्ट में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, एनिलीन बन रहा है। तो जो ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें देखना है आपने कि एनिलीन है कि नहीं है। अगर एनिलीन है तो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख ले, एनिलीन, ये क्या है आपके पास, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अमोनिया इंटरेक्ट विद बेंजोइक एसिड followed by basic bromine solution resulted in the formation of aniline। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, लेकिन उस केस में प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, लेकिन इस केस में पूछ रहा है कि आपके पास एनिलीन बन रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड बेंजोइक एसिड। जब बेंजोइक एसिड और अमोनिया को रिएक्ट करते हो तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहा है वो एनिलीन है। तो ये किस रिएक्शन में पॉसिबल है, उस रिएक्शन का आपने नाम यहाँ पे मेंशन करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है। तो अल्डोल कंडेंसेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये दूसरा ऑप्शन है क्लेजन रीअरेंजमेंट और तीसरा ऑप्शन है हॉफमैन रीअरेंजमेंट और चौथा ऑप्शन है एजाकोप रीअरेंजमेंट। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अमोनिया रिएक्ट कर रहा है बेंजोइक एसिड के साथ, फिर आपने हीट किया, यहाँ पे बेंजामाइड बन रहा था, फिर यहाँ पे बेसिक ब्रोमीन सोल्यूशन के साथ जब ऐड किया तो ये बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, और यहाँ पे फिर रीअरेंजमेंट होके आइसोसाइनाइड बना था जिसको हमने कहा था कि ये हाफमैन रीअरेंजमेंट है। और फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कार्बोमिक एसिड बना था और फिर डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू यहाँ पे क्या बना था, एनिलीन। तो यहाँ पे अगर इस स्टेप को देख ले तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है आपके पास, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस को देख ले तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी दिया हुआ है जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन सी, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। Pyroligneous acid obtained during destructive distillation of wood contains। ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं वुड का तो आपके पास जो एसिड बन रहा है तो उस एसिड में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, वो कौन कौन से है। ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें 3 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है और वो कौन कौन से है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। ये जो एसिड यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आपके पास आ रहा है तो उसमें 3 जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है वो है मिथेनॉल, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। पायरोलिनियस एसिड इसको क्या कहते हैं, वुड विनेगर भी कहते हैं या वुड एसिड भी कहते हैं। तो अगर इस एसिड की जगह यहाँ पे वुड विनेगर दे दिया या वुड एसिड दे दिया, obtained during destructive distillation of wood contents, तो तभी आपने ऑप्शन डी या मिथेनॉल, एसीटोन एंड एसिटिक एसिड का जो भी ऑप्शन होगा, हो सकता है वो सी पे दिया हो, बी पे दिया हो, ए पे दिया हो, जो भी हो आपने इसी वाले ऑप्शन को फिर करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following does not undergo benzoin condensation reaction। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजोइन कंडेंसेशन होता क्या है। तो चलो पहले वो देखते हैं कि बेंजोइन कंडेंसेशन है क्या। तो इस केस में क्या होता है कि बेंजिल्डिहाइड है आपके पास, कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है,
एल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है साइनाइड के साथ, तो ये साइनाइड कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बोनिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्यों? इसलिए कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फिर ये ऑक्साइड जो आपके पास बना था, जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस वाटर मॉलिक्यूल में से, और यहाँ पे आपके पास ये बन रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में बेस ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यही नेगेटिव जो आपके पास कार्बेनाइन है, वो कार्बेनाइन नेक्स्ट एल्डिहाइड पे अटैक कर लेगा, और वो अटैक कहाँ पे होगा? एल्डिहाइड वाले कार्बन पे या कार्बोनिलिक कार्बन पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड आपके पास बन गया। जिस तरह पहले स्टेप में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था और उसने क्या किया था? वाटर मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया था और OH ग्रुप या OH फंक्शनलिटी आपके पास बना था। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो वाटर मॉलिक्यूल में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपके पास OH ग्रुप बन जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बेस इसी वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऑक्सीजन और प्रोटॉन के बीच में, और ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा टुवर्ड्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसकी वैलेंसी, आपने कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है मैक्सिमम, वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे कार्बन और साइनो ग्रुप का जो कार्बन है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे आपके पास जो अल्फा बीटा आपके पास क्या बन रहा है? हाइड्रोक्सी और कीटो ग्रुप है। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? बेंजोइन कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाला जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है, उस पे नेगेटिव चार्ज था, तो पहले वो प्रोटोनेट हो गया, और जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच था और साइनो ग्रुप अटैच था, फिर बेस उसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और जब वो वहाँ पे कार्बोनिलिक फंक्शनलिटी बनेगा या कीटो फंक्शनलिटी बनेगा, तो ये साइनो ग्रुप जो है ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इस रिजल्ट आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? बेंजोइन। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देख ले तो रिएक्शन में कौन सा एल्डिहाइड यूज हो रहा है? वो एल्डिहाइड यूज हो रहा है जो डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक पार्ट के साथ। तो अभी अगर आप इस ऑप्शन में देख ले तो इस ऑप्शन में सारे के सारे जो बी है, सी या डी, एग्जैक्टली सेम यही जो है ना स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि कार्बोनिलिक फंक्शनलिटी डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक पार्ट के साथ, सिवाय फर्स्ट ऑप्शन के, जिसमें ये अल्काइल पार्ट शामिल है, जिसने इस एरोमेटिक रिंग से इस CH2 की वजह से सेपरेशन है। तो पूछ क्या रहा है कि वो कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें बेंजोइन कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है? तो ऑप्शन ए है वो आपके साथ। तो बेंजोइन कंडेंसेशन उस एल्डिहाइड में पॉसिबल होगा जो एल्डिहाइड फंक्शनलिटी डायरेक्टली किसके साथ अटैच हो? एरोमेटिक पार्ट के साथ अटैच हो। अगर वो डायरेक्टली एरोमेटिक पार्ट के साथ अटैच नहीं होगा तो उसमें बेंजोइन कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनलिटी डायरेक्टली एरोमेटिक जो रिंग है उसके साथ अटैच नहीं है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन सोडियम? 4 डिफरेंट मिनरल्स दिए हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से मिनरल में सोडियम नहीं है। तो उसके लिए पहले आपने ये देखना है जो 4 डिफरेंट मिनरल्स दिए हुए हैं उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। उस फार्मूले के बेस पे आप फिर इजीली बता सकते हो कि इसमें सोडियम है या नहीं है। तो चलो पहले देखते हैं चार्ल्स साल्टपीटर के लिए कि इसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे चार्ल्स साल्टपीटर या सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें भी सोडियम है। नेक्स्ट वन को देख लें। नेक्स्ट वन क्या है आपके पास? स्पोडोमीन। तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो इसमें सोडियम नहीं है। नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं। बोरेक्स Na2B4O5OH4 और डॉट H8H2O, तो इसमें भी सोडियम आपके पास है। ये बोरेक्स का फार्मूला है। फिर अगर
फोर्थ वन को देख लिया ट्रोना, तो ट्रोना आपके पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट डॉट सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट 2H2O। तो जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें अगर आप देख ले तो किस वाले में आपके पास सोडियम नहीं है, सेकंड ऑप्शन वोडोमीन में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन नंबर 17। फेरस अमोनियम सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए है सिंपल साल्ट, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ऑप्शन सी है डबल साल्ट एंड ऑप्शन डी है बेसिक साल्ट। तो 4 डिफरेंट साल्ट्स दिए हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि फेरस सल्फेट इसमें से कौन सा साल्ट है। तो अगर हम फेरस अमोनियम सल्फेट का फार्मूला देख ले, तो ये आपके पास क्या है, इसमें अमोनियम आयन भी है, आपके पास आयरन भी है और सल्फेट भी है। तो इसमें आपके पास 2 तरह के केटायन है, एक केटायन आपके पास आयरन का है और दूसरा कौन सा है, अमोनियम आयन का है। तो इसमें आपके पास 2 डिफरेंट केटायंस है, सही हो गया। तो ये आपके पास क्या है, डबल साल्ट है। कौन सा साल्ट है आपके पास, ये डबल साल्ट है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी। इस फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर साल्ट भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मोहर साल्ट। तो अगर स्टेटमेंट में फेरस अमोनियम सल्फेट के बजाय मोहर साल्ट आ जाए और पूछा जाए कि is an example of, मोहर salt is an example of simple salt, complex salt, double salt and basic salt, तो उसी केस में भी आपने फिर कौन सा सिलेक्ट करना है, डबल साल्ट सेलेक्ट करना है, क्योंकि फेरस अमोनियम सल्फेट एंड मोहर साल्ट दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the aqueous solution has a pH greater than 7? यहाँ पे जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पूछ रहे हैं कि इसमें से किसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देख ले, तो ऑप्शंस में जो फर्स्ट 3 है, ऑप्शन ए बी एंड सी, ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसका जो सोल्यूशन होता है वो जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सिर्फ एक ही इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन डी, जिसमें आपके पास मेटल भी इन्वॉल्व है, और ये इसका नाम क्या है, बोरेक्स। और जनरली ये बोरेक्स जो है ये बफर सॉल्यूशन के तौर पे यूज होता है फॉर प्रिजर्वेशन। और इस कितना पीएच मेंटेन करता है, पीएच 8। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को देख ले, तो पूछ रहे हैं कि वो कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है जो 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जिसका पीएच 7 से क्या हो, ज्यादा हो। तो जो जिस तरह हमें पता है कि ये जो बोरेक्स है या सोडियम बोरेट है, ये यूज होता है बफर सॉल्यूशन के तौर पे, और ये कितना पीएच मेंटेन करता है, 8। तो ये 7 से क्या है, ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका मोलर मास क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, तो अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास आपके पास कितना है, 80। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने नाइट्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो फिर इसी फार्मूले में आपने देखना है कि कितने नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये हो गया और एक नाइट्रोजन ये। तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 14। और कितने नाइट्रोजन इसमें है इन्वॉल्व, 2। तो ये टोटल आपके पास इसका मोलर मास कितना बन रहा है, 28। पूछ क्या रहे हैं, परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो 28 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई विद 100, अगर हम इस तरह कर ले, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, तो कौन सा वैल्यू आ रहा है आपके पास, 35%। तो ऑप्शन में देख ले 35 मौजूद है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन बी, 35% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट। Question number 20. Keeping in mind the electrode potential, which of the following reaction is feasible? यहाँ पे 4 डिफरेंट रिएक्शंस दिए हुए हैं कि on the basis of electrode potential
इसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, लेकिन हमने सिलेक्ट कौन सा करना है, वो रिएक्शन जो फिजिबल हो। तो अगर इस चारों रिएक्शंस को देख ले तो ये आपके पास किस तरह के रिएक्शन है। इसमें से एक स्पीशी जो है ना रिड्यूस हो रहा है, दूसरा स्पीशी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। चारों के चारों में बिल्कुल सेम पैटर्न है, मतलब कि एक स्पीशी रिड्यूस हो रहा है, दूसरा स्पीशी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने अगर इसी बेस पे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस स्पीशी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो वो इजीली क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो यहाँ पे जो दो दो आपके पास मेटल्स इन्वॉल्व है, तो आपने उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करना है आपस में। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो वो रिड्यूस होगा, और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो उसी बेस पे आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अगर हम यहाँ पे जिंक और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर कर ले, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जिंक से। तो इस तरह का अगर रिएक्शन हो तो उसमें कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए और जिंक को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कि ये आपके पास क्या है, इनकरेक्ट, गलत ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट को देख ले, जिंक की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो मतलब कि जिंक को रिड्यूस होना चाहिए और मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को देख ले तो रिएक्शन में जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास क्या है, गलत ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देख ले, नेक्स्ट ऑप्शन में कौन कौन से मेटल्स आपके पास इन्वॉल्व है, आयरन और कॉपर। तो कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है किससे, आयरन से। तो मतलब कॉपर आपके पास रिड्यूस होगा और आयरन ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को देख ले, रिएक्शन में आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन पहले ये नेक्स्ट वाले को भी देखते हैं, हो सकता है दो करेक्ट हो। तो इसमें आपके पास क्या है, कैडमियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ज्यादा है मैग्नीशियम से। तो इस केस में कैडमियम को रिड्यूस होना चाहिए और मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन अगर हम रिएक्शन को देख ले तो रिएक्शन में क्या है, कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट है। तो इसमें से जो चार डिफरेंट ऑप्शंस है उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, और वो कौन सा है, ऑप्शन सी। आयरन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। क्यों, इसलिए कि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर की वो ज्यादा है किससे, आयरन से। और जैसे कि हमें पता है कि रिडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल के। तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा और वो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल के आइकन को प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और कमेंट भी कर ले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।